नहीं चल रहा, नहीं बंद है। बंद है, ठीक। हाँ हेलो। हाँ हेलो प्यारे मेरे बच्चों, कैसे आज हो? आज अब जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 9th क्लास में आपको पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और क्या चीज के बारे में पढ़ा हुआ है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सेम टॉपिक वी विल डिस्कस हेयर। ओके, तो चले स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले आपको यह समझना कि ग्रेविटेशन होता क्या है। व्हाट इज द ग्रेविटेशन? कोई बता सकते हो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन, व्हाट इज द ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, दैट इज द टू टर्म्स आर देयर। तो सबसे पहले आपको समझना कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी एक्चुअली बोथ आर द फोर्स। डिफरेंस क्या है दोनों में, ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी? ग्रेविटेशन का मतलब हुआ कि व्हेन फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर किसी भी दो बॉडी के बीच में जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या चीज? ग्रेविटेशन। कोई बॉडी ले लो, आइदर स्मॉलर बॉडी और बिगर बॉडी। और आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट से आपने पढ़ा है कि नेचर ऑफ फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर जो होता है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मींस अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब व्हाट आई टोल्ड यू, इफ द फोर्स एक्ट्स बिटवीन, फोर्स एक्ट्स बिटवीन एनी टू बॉडी, एनी टू बॉडी in the universe, that is called the gravitation. Force acts between any two bodies in the universe, that is called gravitation. और gravitational force, that is also gravitation, we can tell that is the one phenomenon है। अब gravity, अब वही gravity, gravitational force, if one body will be the larger body, another will be the smaller body. Take the example, एक अर्थ का एग्जांपल ले लो, और ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं उसका एग्जांपल ले लो। Whenever one force acts by this earth, अगर ये छोड़ देते हैं तो why does it just fall down? Because earth exerts the force on it. तो ये जो हो गया ग्रेविटी। कहने का मतलब कि फोर्स जब हो जाए, फोर्स एक्ट्स बिटवीन a very large body and a smaller body, a smaller body. अब लार्ज बॉडी और स्मॉलर बॉडी के बीच में फोर्स जो लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। अब एक टर्म आता है क्या चीज? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चीज? एक्सेलरेशन। यू नो दैट कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होता है, फोर्स लगाते हैं तो बॉडी में क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स लगने के कारण एक्सेलरेशन, तो व्हिच वन विल एक्सर्ट द फोर्स? तो एक्सेलरेशन produced in body due to force exerted by earth. So that is called, this term is called, what is that? Acceleration due to gravity of earth. Acceleration due to gravity of earth. तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। बोथ आर एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर, डिफरेंस इज देयर when both bodies are large, that is called gravitational force, and
वही दोनों में एक बिगर बॉडी देयर, बिकॉज बिगर बॉडी एक्सर्ट द फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? बेसिकली आपको ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या देखेंगे हम लोग? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? सपोज दैट दिस इज अ टू बॉडी देयर, फोर्स एक्स, व्हाट आई टोल्ड कि फोर्स एक्स बिटवीन एनी टू बॉडी इन यूनिवर्स। सपोज दैट इसका मास m1 है, अनदर बॉडी है मास m2। अच्छा, दैट इज दैट वी यूज टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडीज। तो यहां पर जो हो गया, सपोज r इज द डिस्टेंस देयर, तब क्या होगा? ऑलरेडी आई टोल्ड कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स F जो हो गया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बोथ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट इज दैट, डिस्टेंस ऑल्सो। आपको पता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है लॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स होता है। तब दोनों को कंबाइन करते हैं ऑन कंबाइनिंग। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहां पर एक क्या देते हैं, यू नो दैट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करने के लिए आपको एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला ही गॉट F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। आपको जैसा बताया G व्हाट इज दैट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? क्या इसकी वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर कितना, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट इज देयर। क्लियर? आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में इसका क्या निकाला था? डायमेंशन भी निकाला था। तो F इक्वल टू G क्या हो जाएगा? अगर डायमेंशन यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डायमेंशन, बताओ व्हाट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशन तो ऐसे आपको डायरेक्ट लर्न भी होना चाहिए, m-1 l पर पावर 3 t-2। आप यहां से भी निकाल सकते हो डायमेंशन। कैसे? G इक्वल टू फॉर्मूला F r स्क्वायर m1 m2। फॉर्मूला you can derive from the formula for the gravitational constant is there। देखो डायमेंशन तो एक्चुअली यू शुड लर्न इट, लेकिन अगर लर्न नहीं तो फॉर्मूला अगर पता है तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t-2। यहां पर हो गया डिस्टेंस का l पर पावर 2, मास m और m हो गया। तो 1m कैंसिल इज देयर। तब कितना हो गया? देखो m से ऊपर गया तो हो गया m-1 l पर कितना 2 और 1। आपको पता बेस जब सेम होता है तब पावर ऐड हो जाता है। तो l3t-2। क्लियर? तो ये हो गया, दिस इज द डायमेंशन और दिस इज द यूनिट। अच्छा, यूनिट भी अगर आपको याद नहीं है तो यूनिट भी यहां से निकाल सकते हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इंटू केजी, तो केजी स्क्वायर इज देयर, तो दैट इज कॉल्ड एसआई यूनिट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट। सिमिलरली यू कैन फाइंड इन द सीजीएस यूनिट आल्सो। तो सीजीएस में अगर फोर्स की यूनिट क्या होता है? डाइन। सीजीएस यूनिट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट हो गया फोर्स की यूनिट डाइन, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या, ग्राम इंटू ग्राम।
ग्राम इंटू ग्राम, तो क्या होगा ग्राम स्क्वायर, केजी स्क्वायर पर कितना हो जाएगा ग्राम स्क्वायर ही देर। तो क्या लिख सकते हो इसको 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया आपका क्या चीज डायमेंशन। अब देखो जैसा हमने बताया आपको कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। अब जिसे हमने कहा कि दो फोर्स, ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी, तो दिस बॉडी आल्सो अट्रैक्ट टू दिस बॉडी, और ये जो है इसको भी अट्रैक्ट करता है, जिसे हमने लिया m1 m2 और डिस्टेंस कितना हो गया बीच में r। तो अगर वेक्टर फॉर्म में ले तो क्या हो जाए F12, F12 का मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक्ट्स ऑन वन, तो ये वाला जो फोर्स आए इधर एक्ट्स ऑन वन, तो इसको हम लिखते हैं F12, फोर्स एक्ट्स ऑन m1 ड्यू टू m2, तब क्या हो जाएगा ये मैग्नीट्यूड। पता है ना किसी भी टर्म को मैग्नीट्यूड में जब यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीट्यूड आपको पता ही है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, और दिस विल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ही देयर होगा। तो यहां पर जो हम लोग वेक्टर लेते हैं 1 2 कहां से आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 2 1, दैट इज 2 1, 2 से 1 की तरफ। देखो ध्यान देना r12 और r21 दोनों क्या है इक्वल ही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन से लो तो दो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इज इट क्लियर? सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली क्या चाहिए भाई कि F21 लिखते हैं, F21 तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड तो वही है, तो दैट इज, अब यहां पर लिख देते हैं R12, तो मैग्नीट्यूड तो वही है जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, दैट इज R12। क्या बताया आपको कि आइदर यू विल राइट R12 और R21 और आइदर R ऑल आर द इक्वल, लेकिन बट अगर आप लिखते हैं R12 तो दैट विल बी माइनस R21 ही देयर, नहीं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट। तो इस टर्म से फर्स्ट से और सेकंड से अगर आप देखें, फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें तो क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा क्या कि F1 जो हो गया 2 इज इक्वल टू माइनस F21। क्यों आप यहां वैल्यू पुट करोगे ना R12 की जगह पर माइनस R21, तो दैट इज, इसको कहते हैं क्या वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड क्या वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या सभी प्लैनेट्स जितना है सभी प्लैनेट्स के लिए सेम होता है या हर एक प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, तो अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करता है। चले तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग, क्या चीज कौन सा टॉपिक पे आ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चीज पर आ जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जैसे आपको बताया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी कहां पर देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पर ऑन अर्थ, अर्थ पर देख रहे हैं, अर्थ सरफेस। अभी अर्थ की बात ले रहा हूं, सिमिलरली जो भी उसके बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे क्या कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेट ये मान लो दिस इज द अर्थ इज देयर और मास है जो अर्थ का m है, कैपिटल M हमने इसलिए लिया दैट रिप्रेजेंट द बिगर बॉडी थे, और r इज द रेडियस। सपोज दैट एक स्मॉल बॉडी है जिसकी मास m है, ये तो क्या दिस इज बिगर बॉडी, तो इट विल एक्सर्ट द मोर फोर्स, तो इसके कारण दिस बॉडी डज नॉट रिमेन स्टेशनरी,
ये फॉल होना स्टार्ट कर देता है। तो फॉल होगा मतलब फोर्स एग्जर्ट हुआ, बॉडी मोशन में आ गया, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन, और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बताए? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ। ये अर्थ, दिस इज द अर्थ इज देयर। तो अल्टीमेटली ये जो बॉडी कहां जाएगा? अर्थ सरफेस पर, जिसका मास। क्लियर? तो जैसा हमने बताया कि दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि व्हाई डज दिस बॉडी फॉल, क्योंकि अर्थ एक्सर्ट द फोर्स ऑन दिस बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी वो एक तरह से कह देंगे। तो न्यूटन्स लॉ से हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इजिकल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल M स्मॉल m बाई क्या हो जाए? कैपिटल R स्क्वायर। क्या बताया था आपको कि डिस्टेंस वी हैव टू टेक फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो आप कहोगे कि सर ये जो है आपने ये डिस्टेंस नहीं लिया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में m जो है m इज वेरी वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। तो अभी ये आपको पता है कि जो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक अप्रोक्सीमेट, तो इसलिए इसके आर इसका जो डिस्टेंस है, इसकी रेडियस एक तरह से कर सकते हो बॉडी का, उसको हमने नेग्लेक्ट किया है। तब तो F G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर हो गया। अब आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है? F इजिकल टू ma, force is equal to mass into acceleration, but in place of acceleration we are taking that g, that is called g there, acceleration due to gravity, where g is equal to acceleration due to gravity। जेट क्लियर? तो ये फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड से, तब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट आएगा आपको? mg इक्वल टू आ गया g कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर, है ना? आपने पढ़ा है ना, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा 9th क्लास में, वही बात आ रही है ना? थोड़ा सा कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा कि हाँ कि सर ये तो हमें पढ़ा हुआ है। m से m कैंसिल, तो g से g इक्वल टू क्या हो गया? g कैपिटल M r स्क्वायर। आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो g कांस्टेंट हो गया, तो दैट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M क्या लिया था? मास ऑफ अर्थ, और r क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब है जब अर्थ की बात कर रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हर एक प्लेनेट के लिए g की वैल्यू सेम होता है? नहीं, क्योंकि हर एक प्लेनेट का मास अलग है, हर एक प्लेनेट का रेडियस अलग है, इसलिए हर एक प्लेनेट के लिए g की वैल्यू क्या होगा? अलग अलग। क्या बता सकते हो यार ये कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं? दिस वैल्यू इज कैलकुलेटेड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मास पता है, मास ऑफ अर्थ कितना होता है? me जो है, me जो होता है कितना? अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻24 kg। That is a calculated mathematical calculation is there। ऐसा तो नहीं कि anyone has calculated by the physical balance। ये क्या है? Approximation is there। That is the calculated mathematical calculation is there। R is the radius of Earth। तो R is the radius of Earth कितना होता है? रेडियस 6400 किलोमीटर। याद रखना चाहिए कम से कम। अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस याद होना चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो याद होना चाहिए। 6400 किलोमीटर, या इसी को लिखते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। और ऑलरेडी जी की वैल्यू पता है, ये ग्रेविटेशनल, ये तो सभी जगह होगा, या तो जुपिटर पर निकालो, अर्थ पर निकालो, और एनी अदर प्लेनेट। तो इसका मतलब हो गया है आपका जी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या 6.67 × 10⁻11 और 6 × 10⁻24 और r कितना हो गया आपको? 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर।
after calculation exact value will get 9.81 meter per second square, so that approximately we are writing 9.8 meter per second square. Is it clear? तो ये हो गया कहां पर, अच्छा ये कहां पर निकाल रहे हैं, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की बात कर रहे हैं, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात. ओके तो ये कौन कौन सा फैक्टर पर, एनीवन कैन टेल व्हाट इज दैट, कि ऑन व्हाट फैक्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट. क्लियर.